प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 16, चाय और उसकी लोकप्रियता। बच्चों, चाय, किसी को थकान हो, किसी के सर में दर्द हो, या किसी को अच्छा फील नहीं हो रहा हो, या बहुत टायर्डनेस फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लगता है कि अरे नहीं कुछ होना चाहिए, तो चाय एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा सर दर्द, हमारी थकान, हमारा स्ट्रेस, सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का एक सीमा, एक लिमिट तक जो है सेवन होना उचित है। लेकिन हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का सेवन करते हैं, चाहे वो मीठा है, चाय है, खाना है, कुछ भी है, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है? और चाय की लोकप्रियता इतनी है, चाहे आप उसको दूध वाली चाय को पी लीजिए, चाहे ग्रीन टी, मतलब चाय हर तरह से बहुत ही हमारे भारत में जो है लोकप्रिय है। तो आइए चाय के बारे में जानते हैं, कैसे इसकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है। जल जीवन है तो चाय स्फूर्तिदायिनी, अवसाद हारिणी, साक्षात संजीवनी है। संजीवनी बूटी मतलब एक दवाई के तौर पे हम इसको बताएंगे। चाय की एक प्याली शरीर की नस नस को जगाकर उन्हें स्फूर्ति धारा से आंदोलित करने की सामर्थ्य रखती है। मतलब जब हम चाय पीते हैं तो हमारे शरीर में कहते हैं ना एनर्जी, स्फूर्ति, एकदम से शक्ति सी आ जाती है बहुत ज्यादा। तो उसी के बारे में बात हो रही है। आधी से अधिक दुनिया इसका प्रतिदिन सेवन करती है, यानी रोजाना। देश के अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत ही चाय से करते हैं। मोस्टली ज्यादातर लोग चाय से शुरुआत करते हैं। कुछ लोग ग्रीन टी भी पी लेते हैं। परंतु ताज्जुब इस बात का है कि चाय के धनी भारत का नाम पहले 3 चाय पियक्कर देशों में नहीं है। मतलब भारत अभी भी पीछे है चाय पीने वाले देशों में। 1300 अच्छा देशों में नहीं। चाय आज दुनिया का सर्वाधिक प्रचलित पेय है, सबसे ज्यादा पिया जाने वाला। आयरलैंड में प्रति वर्ष यानी हर साल प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कप चाय पी जाती है। 1390 कप अर्थात 3.16 किलोग्राम चाय की खपत एक व्यक्ति की। दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन, जहां पे प्रति वर्ष औसत 2.53 किलोग्राम प्रति निवासी चाय पीता है एक व्यक्ति। इससे 1130 कप चाय बनती है। तीसरे नंबर पर कुवैत है। कुवैत में हर साल 2.52 किलोग्राम प्रति व्यक्ति चाय खपत है। इस प्रकार वहां वार्षिक 1109 कप चाय हर आदमी पीता है। इसका मतलब इस चीज में भारतीय जो है वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके लोग हेल्थ कॉन्शियस जिसको हम बोलते हैं ज्यादा है। नवीन विश्लेषणों से ज्ञात हुआ है कि मतलब अगर हमने अभी न्यू एनालाइज के बारे में बात करें तो कि चाय में बीमारी रोधक तत्व मौजूद हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न रेडिकल्स से जमकर लड़ते हैं। इन्हीं रेडिकल्स के चलते कैंसर या दिल की बीमारियां हमें घेरती हैं। दूसरी, चाय पूर्णतः कुदरती पेय है। कृत्रिम रंग, कृत्रिम रसायन या कृत्रिम जायके, यानी कि कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो हम चीजें कह देते हैं, जायके का नामो निशान नहीं है। चाय वनस्पति जगत की देन है। भारत में चाय की लोकप्रियता इस सीमा तक है कि इसे हमारा राष्ट्र पेय भी कहा जाता है। उठते बैठते सुबह शाम चाय पीने की जो तलब होती है वो साथ नहीं छोड़ती। लोग इसे स्फूर्तिदायक पेय तो मानते ही हैं, परंतु कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गर्मा गर्म चाय पीना सिर दर्द का अचूक इलाज है। प्रारंभ यानी शुरुआत में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों में चाय की ललक जगाई। जब अंग्रेज आए थे ना हमारे भारत में, तब से ये चाय शुरू हुई है। तब रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि सहित भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर यानी जगहों पर नारे लिखे गए, रोज चाय पियो ज्यादा दिन जियो, यानी कि स्लोगन, बड़े बड़े होर्डिंग जो है वो लगवाए गए कि रोज चाय पियो ज्यादा दिन जियो।
और तब से अब तक का चाय का सफर कदम कदम पर ठहर कर चुस्कियां लेता हुआ अबोध गति से जारी है। चाय का सेवन आप कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ये सभी जगह अपनी शोभा बढ़ाती है। आप जाते हैं ना, कहीं भी जाएं, मतलब बच्चों को तो रहने दीजिए, बच्चे तो दूध पीते हैं ज्यादातर। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, कहीं भी जाए, कि कोई मेहमान नवाजी में जाए, तो है ना, चाय, बच्चे पढ़ते हैं बैठ के रात रात भर, तो उनको चाय की आदत लग जाती है कि चाय पीने, अरे एनर्जी आ जाती है, इससे शक्ति आती है। चाय के जन्म और उत्पत्ति की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बोधिधर्म नामक एक दाक्षिणात्य बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार के लिए भारत से चीन गया था। तो एक दिन ध्यान करते समय बोधि धर्म को आलस्य ने आ घेरा। आलस्यवश उसके नेत्र निमीलित होने लगे। ये देख उसे गुस्सा आ गया, ये देख उसे क्रोध आ गया, और उसने अपनी पलकें जो है वो नोचकर फेंक दी, जिससे मेरी आंखें बंदी ना हो। जहां जहां पलकें गिरी वहां वहां पौधे उगाए। उसने उनकी पत्तियों का सेवन किया, जिससे वो दोबारा से निर्लस हो गया, मतलब उसका आलस चला गया और वो ध्यानमग्न हो गया। ये पौधे ही चाय के पौधे कहलाए। इस कथन की सच्चाई के विषय में आलस दूर कर इस कथन की सच्चाई के विषय में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही है, तो ये कहानी है, माना जाता है ऐसा। परंतु ये स्वीकार किया जाता है कि चाय का जन्म स्थान चीन है। आवश्यकता केवल आलस दूर कर स्फूर्ति प्राप्त करने की होती है, और इस हेतु चाय अपनी जन्म और उत्पत्ति के विषय से दूर प्याले में उपलब्ध होती है। तो बच्चों, विश्व की जो है विभिन्न भाषाओं में चाय के नाम जो है वो चीनी भाषा की ही देन है, चाइनीज लैंग्वेज हम जिसको बोलते हैं। पाश्चात्य जगत में चाय के लिए टी, टे आदि नाम प्रयुक्त होते हैं। चीनी भाषा की फ्यूकिनी बोली से व्युत्पन्न है। हिंदी तथा अन्य भाषाओं के अतिरिक्त रूसी भाषा में चाय के नाम इसी से प्रभावित है। और जिन दिनों चाय चीन के घर घर में व्यवहार की वस्तु बन गई थी, उन दिनों इंग्लैंड वासियों को इसका पता भी नहीं था। एक बार एक चीनी दूत यानी चाइनीज दूत इंग्लैंड की महारानी के दरबार में गया। वहां उसने एक पैकेट चाय भेंट की। कहते हैं महारानी ने चाय की पत्तियों को उबलवा कर पानी तो फिकवा दिया और उन्हें मिलाकर रोटी के साथ खाया। इससे समझा जा सकता है कि इंग्लैंड वासी चाय के विषय में कितनी जानकारी रखते हैं। चीन से चाय जापान पहुंची और वहां से यूरोप में कदम रखा। पहले जब चाय का यूरोप में प्रचार हुआ, तब ये बहुत महंगी बिका करती थी। धीरे धीरे चाय के गुणों का प्रचार हुआ और लोगों में सम्मान पाते देख ईस्ट इंडिया कंपनी इसका व्यापार करने लगी। वह चाय को चीन और जावा से आयात कर इंग्लैंड में बेचने लगी। इस कंपनी ने चाय के व्यापार में बहुत धन बटोरा और सन 1834 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो चीन से खटपट हो गई थी, मतलब कुछ कहासुनी हो गई थी, झगड़ा हो गया था। तब चीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय का निर्यात बंद कर दिया और ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान चाय की खेती की ओर गया। चाय की पैदावार के लिए भारत में क्षेत्र चुना गया और इस प्रकार वो भारत में प्रवेश कर गई। सन 1880 ईस्वी में चाय के कुछ पौधे कोलकाता में लगाए गए। इसके पश्चात चाय की खेती हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र और असम के सादिया प्रदेश में होने लगी। अनुकूल जमीन, अनुकूल वातावरण और अनुकूल जलवायु में चाय की खेती भारत में लहलहा उठी और असम तथा दार्जिलिंग में चाय हंस हंस कर उगने लगी। आज विश्व भर में खपत होने वाली चाय का अधिकांश भाग भारत, श्रीलंका, चीन और
जावा में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है चाय की पैदावार होती है और हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा आसाम में होती है। धरती में चाय का बीज ही बोया जाता है और चाय के बीजों के लिए सख्त मिट्टी और नम वायु की आवश्यकता होती है। चाय के पौधों पर लगे फूल सफेद रंग के होते हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं और वैसे तो चाय के पौधे काफी ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं, परंतु बार बार छटाई करने से 3-4 फीट से अधिक बड़े नहीं हो पाते। जब पौधे 3 वर्ष के हो जाते हैं तब इनसे पत्तियां चुनी जाती हैं। चाय की पत्तियों का चुनना सरल काम नहीं है। इस कार्य में बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पत्तियों और पौधों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। इसके लिए चाय तोड़ने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। पत्तियां चुन चुनकर वे अपनी टोकरियों में डालते हैं। जब टोकरियां भर जाती हैं तब उन्हें कारखाने में भेज दिया जाता है। कारखाने में पहुंचने पर पत्तियों को पहले सुखाया जाता है, फिर रोलर की सहायता से उनका चूर्ण किया जाता है। तत्पश्चात कई वैज्ञानिक यंत्रों और क्रियाओं की मदद से चाय अपनी वर्तमान आकृति तक पहुंचती है। चाय में सुगंध पैदा करने के लिए पत्तियों के चूर्ण में सुगंधित पदार्थ भी डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार जब चाय बनकर तैयार हो जाती है तो छोटे छोटे डिब्बों और बड़ी बड़ी पेटियों में भरकर देश विदेश में बिक्री हेतु वो भेजी जाती हैं, मतलब एक्सपोर्ट की जाती है। कहते हैं ना निर्यात करना, इस तरह से। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सन 1868 के एक दुर्लभ दस्तावेज में चाय की तारीफ के पुल बांधे गए हैं और लिखा है कि चाय असमय आने वाली खुमारी को दूर करती है, सिर में लगी ठंड को दूर करती है और नजर तेज करती है। एक बार लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर मुझे पानी के अलावा जिंदगी भर के लिए कोई अन्य पेय चुनने को कहा जाए तो मैं बेझिझक चाय का ही चुनाव करूंगा। चाय का अधिक सेवन नुकसान भी पहुंचाता है। आमतौर पर लोग 3 से 8 कप चाय पी जाते हैं, परंतु डॉक्टरों की राय में ज्यादा चाय पीने से भूख मरना, यकृत में सूजन, आंतों में जलन जैसी तकलीफें होने का अंदेशा रहता है। देखा गया है कि चाय के आदी व्यक्ति इसके गुलाम बन जाते हैं क्योंकि निकोटिन की अधिक मात्रा दिमाग के लिए जहर होती है। इसमें निकोटिन नामक पदार्थ होता है। सभी वस्तुओं के व्यवहार की एक सीमा है और सीमा से अधिक सेवन करने से वो वस्तु हानिकारक परिणाम देने लगती है। चाय भी उसी सीमा तक उपयोगी है जब तक सीमा यानी कि एक लिमिट होती है ना, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक लिमिट तक हम किसी चीज का सेवन करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक नहीं। बट अगर जब तक सीमा के भीतर इसका उपयोग किया जाता है, यह सब तो लोगों के विवेक पर निर्भर करता है कि कौन कितना, मतलब किसके अंदर कितना वो होता है पेशेंस कि कितना यूज कर वो पी सकता है। कुछ लोग दिन में 2 बार सुबह शाम लेते हैं, कुछ लोग दिन में 3-4 बार जिनको चाहिए, थकान के लिए भी चाहिए, काम करते हुए चाहिए, अब चाहिए, तो ये सही नहीं है। तो किसी भी चीज का सेवन है एक सीमा के अंदर अगर किया जाए तो हमारी स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक होता है। प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।